आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बाघों से जुड़ी खबर, गुड न्यूज आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में माधव नेशनल पार्क में एक बार फिर से बाघों की वापसी हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज 2 बाघों को इस नेशनल पार्क में छोड़ा। ये 2 बाघ राज्य के ही बांधवगढ़ और सतपुड़ा नेशनल पार्क से यहां पर लाए गए हैं, जिनमें एक मादा और एक नर है, जबकि दूसरे चरण में 3 और बाघों को यहां पर लाया जाना है। हालांकि अभी ये बाघ अलग अलग बाड़ों में रखे गए हैं, जहां इनके खाने पीने और सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। विंध्याचल की पहाड़ियों पर बसे इस खूबसूरत माधव नेशनल पार्क में 27 साल बाद एक बार फिर बाघों की दहाड़ सुनाई पड़ी है। राज्य के ही अलग अलग नेशनल पार्क से लाकर पहले चरण में 2 बाघों को यहां पर बसाया गया है। इस मौके पर माधव नेशनल पार्क में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे, जिन्होंने बाघों को उनके बाड़ों में रिलीज किया। हालांकि अभी ये बाघ 10 से 15 दिन तक निगरानी में रखे जाएंगे और फिर उसके बाद उन्हें 375 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। हमारी प्लानिंग के हिसाब से करीबन 8 से 10 दिन हम लोग इनको एनक्लोजर में रखेंगे और उसके बाद सभी अनुकूल परिस्थितियां पाए जाने पर इन बाघों को खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। कैसे जी 7 से 10 दिन का जो आप एक एनक्लोजर करें, क्या ये क्वारंटाइन पीरियड टाइप रखा गया है क्या कुछ है? क्वारंटाइन नॉर्मली जब हम किसी दूसरे देश से चीजों को लेके आते हैं तो भारत के कानून के हिसाब से 1 महीने का कंपलसरी क्वारंटाइन पीरियड होता है, तो उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग क्वारंटाइन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। परंतु क्योंकि ये मध्य प्रदेश से ही लाए जा रहे हैं तो इसमें क्वारंटाइन जैसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ की परिस्थितियों को टाइगर थोड़ा सा भांप ले, थोड़ा सा अनुकूल हो जाए, फिर क्योंकि तीनों टाइगर अगल बगल में रखे जाएंगे तो एक दूसरे को जान लें, थोड़ा सा उनको ये एहसास हो कि वो अकेले नहीं है, यहाँ पे दूसरे टाइगर भी हैं, ताकि जब हम उनको बाहर छोड़ें तो कहीं पार्क से बाहर जाने की परिस्थिति न बने। तो इस मेल मिलाप के लिए, परिस्थितियों से अनुकूलन के लिए हम लोग कुछ समय दे रहे हैं। खाने के लिए जब तक वो एनक्लोजर के अंदर रहेगा कोई भी लाइव फीड नहीं दी जाएगी, सिर्फ जो मांस है वो हम लोग भोजन के रूप में उसको देंगे। शिवपुरी के इस माधव नेशनल पार्क पहुंचे बाघों में एक नर और एक मादा है, जिनकी निगरानी का जिम्मा करीब 50 बाघ मित्रों को सौंपा गया है। इन बाघ मित्रों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फोटो भी खिंचवाई और फिर इनके साथ बाघों की सुरक्षा पर चर्चा भी की। बाघ जब आते हैं, वन प्राणी जब आते हैं तो ज्यादा लोग हमारे क्षेत्र में आएंगे। इतना ही नहीं, बाघों की सुरक्षा के लिए वहां पर डॉग स्क्वाड, इमरजेंसी के लिए एक रेस्क्यू वाहन, उड़न दस्ता भी तैयार किया गया है और साथ ही कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां से इन बाघों की हर मूवमेंट पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। इसकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो हमने लोगों को उनके सुरक्षा श्रमिकों के तौर पर, टाइगर ट्रैकिंग के तौर पर लोगों को रोजगार उत्पन्न करा है और बहुत सारे लोगों को रोजगार माधव राष्ट्रीय उद्यान में मिला है। हमने पिछले 5-6 महीने में मेरे ख्याल से सुरक्षा श्रमिक के तौर पर 50 से अधिक लोगों को कार्य पर रखा है। साल 1989 में माधव नेशनल पार्क को टाइगर सफारी घोषित किया गया था। तब यहां तारा और पेटू नाम के 2 टाइगर्स लाए गए थे, जिन्होंने मिलकर वंश को बढ़ाया और 9 शावकों को जन्म दिया। लेकिन तारा बाघिन नरभक्षी हो चुकी थी। इसके बाद अथॉरिटी ने पार्क को बाघों के लिए अनुकूल न मानते हुए साल 1995-96 में टाइगर सफारी बंद कर दी और तारा, पेटू समेत अन्य बाघों को दूसरे पार्क में शिफ्ट कर दिया गया। मगर 27 साल बाद फिर से ये नेशनल पार्क बाघों से आबाद होगा। दूसरे चरण में यहाँ 3 और बाघ लाए जाएंगे। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए, शिवपुरी जिले के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय श्रद्धेय माधव महाराज जी की जयंती पर फिर से बाघ यहाँ
पुनर्स्थापित करने का काम प्रारंभ हुआ है। आज 2 बाघ आए हैं, एक मेल एक फीमेल। दूसरे चरण में 3 और लाए जाएंगे। इस नेशनल पार्क में बाघों के रहने के लिए अनुकूल माहौल है और उनके भोजन के लिए भी पर्याप्त शिकार यहाँ पर मौजूद है। हालांकि अभी बाड़े में मौजूद बाघ शिकार नहीं कर पाएंगे और उन्हें खाने के लिए बाड़े में ही मांस दिया जाएगा। इन बाघों को यहाँ फिर से बसाने के बाद सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे इलाके में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। शिवपुरी से प्रमोद भार्गव और उमरिया से रविंद्र शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और उधर राजस्थान के अलवर से भी गुड न्यूज आई है। वहां सरिस्का टाइगर रिजर्व में रणथंभौर की युवा बाघिन T134 को लाया गया है। इसके आने के बाद अब सरिस्का में बाघों के कुनबे में इजाफा हो गया है। इस बाघिन T134 को अभी फिलहाल बाड़े में छोड़ा गया है और कुछ दिनों बाद इसे खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व के डीएफओ डीपी जागवत ने बताया कि सरिस्का में बाघिन T134 के आने से बाघों की संख्या कुल 28 हो गई है, जिनमें से 8 बाघ, 14 बाघिन और 6 शावक शामिल हैं। रणथंभौर से लाई गई ये T134 रणथंभौर की ही बाघिन T93 की बेटी है, जिसका नाम अब ST30 हो गया है, जिसकी मॉनिटरिंग टहला रेंज ऑफिसर की टीम और सरिस्का की टीम कर रही है। एक अच्छा ऑपरेशन था और बहुत भली प्रकार से इसको पूरे मैनेजमेंट से उसको संपादित किया गया। पूरे ऑपरेशन में रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर श्री SR यादव, वहाँ के डीएफओ मोहित गुप्ता, सरिस्का टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर श्री RN मीना और मैं स्वयं डीपी जागवत वहाँ उपस्थित थे। साथ ही पूरी टीम ने बहुत ही अच्छी तरह से इस कार्य को अंजाम दिया। तो इस तरह से सरिस्का टाइगर रिजर्व में 1 बाघ और 1 बाघिन आ चुके हैं। तो इस दृष्टि से अब आज की स्थिति में सरिस्का टाइगर रिजर्व में कुल 28 बाघ हो गए हैं। दुनिया भर में ऐसे 13 देश हैं जहां बाघ पाए जाते हैं, जिनमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। इनमें बाघों की आबादी का 70% हिस्सा भारत में मौजूद है। साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों की संख्या को दोगुना करने के अपने संकल्प को भारत पहले ही पूरा कर चुका है। साल 2022 की बजाय 2018 यानी कि 4 साल पहले ही भारत बाघों की संख्या दोगुनी करने के अपने लक्ष्य को छू चुका है। 2018 में भारत में बाघों की संख्या 2967 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि साल 2010 में भारत में सिर्फ 1700 बाघ ही थे। लेकिन महज 18 सालों में बाघों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। शुरुआत में भारत में जहां सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 53 हो चुकी है। 2018 की गणना के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वहां बाघों की संख्या 526 है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा भी हासिल है। वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले 2022 के आंकड़ों में ये संख्या 700 तक हो चुकी है। सबसे ज्यादा बाघ होने के मामले में कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, वहां बाघों की संख्या 524 है। तीसरे नंबर पर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड आता है, यहां पर टाइगर्स की संख्या 442 है और बाघों की संख्या के लिहाज से चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र, यहां पर 312 टाइगर्स हैं। बाघों की आबादी के लिहाज से तमिलनाडु 5वें पायदान पर है, वहां 264 टाइगर्स हैं। 190 टाइगर्स के साथ असम 6ठे नंबर पर आता है। असम की तरह ही केरल में भी 190 बाघ हैं और 2018 तक उत्तर प्रदेश में 173 बाघों की संख्या हो चुकी थी, जबकि 91 बाघों के साथ राजस्थान 9वें पायदान पर है और बाघों की रिहायश वाली इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल 10वें स्थान पर आता है, वहां 88 टाइगर्स हैं। बाघों की संख्या में लगातार
बन रही कमी की बहुत सारी वजह हैं, जिनमें बढ़ते जंगलों की कटाई है, अवैध शिकार, गलती से रिहायशी इलाकों में घुसने पर मारे जाना, टाइगर टूरिज्म, नाकाम प्रोजेक्ट्स और ग्लोबल वार्मिंग जैसी बहुत सारी वजह शामिल है। और यही वजह है कि हर साल 29 जुलाई को लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस या फिर वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। देश में बाघों के संरक्षण के लिए साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था और उस समय देश में कुल 9 टाइगर रिजर्व थे। 49 सालों में यानी कि साल 2022 तक इनकी संख्या 53 हो चुकी है। 1973 में बना उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, जबकि राजस्थान का रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व सबसे नया अभयारण्य है। अच्छी और सच्ची खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुदरत के कहर से बचने के लिए फुल प्रूफ प्लान की। प्लान क्या है आपको बताते हैं। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रच रहा है और अब इस लिस्ट में एक और नई उपलब्धि शामिल होने वाली है। इसरो और नासा का ये जॉइंट प्रोजेक्ट धरती पर आने वाले हर खतरे की पहले ही भविष्यवाणी कर देगा। इस सैटेलाइट का एक हिस्सा अमेरिका में तैयार किया गया है, जो भारत पहुंच चुका है। कल ही ये नासा के सेंटर से बेंगलुरु पहुंच गया था। इसरो अगले साल इस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। क्या है सैटेलाइट की खासियत और क्यों अलग है ये सैटेलाइट, देखिए जरा। अब ना बाढ़ का डर होगा, ना भूकंप की टेंशन, ना ग्लेशियर टूटने का खतरा। हिंदुस्तान ने प्राकृतिक आपदा से निपटने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है और इससे निपटने के लिए भारत में निसार सैटेलाइट आ गया है। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। निसार को दुनिया की 2 बड़ी स्पेस एजेंसियों ने मिलकर तैयार किया है, जिसमें एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और दूसरी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। खास बात यह है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह को स्कैन करने वाला पहला ऐसा सैटेलाइट है जो पृथ्वी की सतह में होने वाले छोटे से छोटे परिवर्तन का भी पता लगाने में सक्षम है। अमेरिकी वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान ने इस सैटेलाइट को लेकर भारत में लैंडिंग की और निसार 7 समंदर पार अमेरिका के नासा सेंटर से बेंगलुरु पहुंचा। इस सैटेलाइट को फिलहाल बेंगलुरु के सैटेलाइट सेंटर में रखा गया है। रडार और सैटेलाइट को जोड़ने के बाद यहां इसके कुछ टेस्ट किए जाएंगे। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद इसरो अगले साल 2024 में इस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। लॉन्च होने के बाद ये सैटेलाइट कुदरत में होने वाले बड़े बदलावों पर बारीकी से नजर रखेगा। ये सैटेलाइट पूरी दुनिया को वक्त रहते तूफान, भूकंप, भूस्खलन, आग, ज्वालामुखी और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी देता रहेगा। आपदाओं पर नजर रखने के लिए निसार पृथ्वी की सतह को पूरी तरह से एनालाइज करेगा और फिर एक डेटा तैयार करेगा, जिसका उपयोग एग्रीकल्चर मैपिंग और भूस्खलन के जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाने में किया जाएगा। इस सैटेलाइट को बनाने में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। ये दुनिया की सबसे महंगी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसका वजन 2,800 किलोग्राम है और खास बात यह है कि ये दिन और रात दोनों समय काम कर सकती है। नासा निसार को नियर पोल अर्थ ऑर्बिट में तैनात कर सकता है। ये 12 दिनों में धरती का एक चक्कर लगाएगा। निसार का रडार इतना ताकतवर है कि ये 240 किलोमीटर तक के एरिया की साफ तस्वीरें दिखा सकता है। इसमें से हमको बहुत सारी चीज पता चलता है, जी हमको पौधा कैसे है, फसल कैसे होगी, नदी का प्रवाह कैसे होगी, समुद्र का तूफान कैसे होगी और कल कोई भूकंपन हो सकता है क्या नहीं तो कभी आग्नेयगिरी का कोई उत्थान हो सकता है क्या नहीं। तो ये सभी हम जो चित्र लेते हैं आकाश से पृथ्वी का तरफ देख के, तो तब हम उसी को अर्थ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। इतना ही नहीं, निसार सैटेलाइट अंतरिक्ष से पूरी दुनिया पर नजर रखेगा।
धरती पर कुदरत के कहर की जानकारी देने के साथ साथ ये धरती पर अंतरिक्ष से आने वाले खतरों के बारे में भी आगाह करेगा और इसके साथ ही ये अंतरिक्ष में धरती के चारों तरफ जमा हो रहे कचरे की जानकारी देने में सक्षम है। जाहिर है निसार सैटेलाइट अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती ताकत का प्रमाण है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या है निसार, क्यों है ये इतना जरूरी, ये भी आपको बताते हैं। भारत ने इस मिशन का सपना 9 साल पहले देखा था, जो अब पूरा होने जा रहा है, जिसके लिए 2014 में नासा और इसरो के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें धरती पर नजर रखने के लिए 2800 किलोग्राम के इस सैटेलाइट के निर्माण की योजना बनाई गई थी। और इस समझौते के तहत यह तय किया गया था कि सैटेलाइट में 2 रडार होंगे। एक एल बैंड रडार होगा जिसे नासा तैयार करेगा, जबकि दूसरा एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी सार, जिसे इसरो तैयार करेगा। यानी कि ये सैटेलाइट एल बैंड और एस बैंड से मिलकर बनाई जा रही है। और यही वजह है कि इस सैटेलाइट को दोहरी आवृत्ति इमेजिंग रडार सैटेलाइट का नाम भी दिया गया है। इसका मतलब यह है कि सैटेलाइट मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना दिन और रात डेटा जुटा सकता है। निसार में 39 फीट यानी कि करीब 12 मीटर की रिफ्लेक्टर एंटीना को लगाया गया है, जो रडार की मदद से डेटा इकट्ठा करेगा। इस सैटेलाइट में 2 रडार लगाए गए हैं, जिनकी मदद से यह सैटेलाइट पृथ्वी की सतह पर 1 सेंटीमीटर से भी कम क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन का पता लगा सकेगी। और इस सैटेलाइट से क्या क्या फायदे होने वाले हैं, ये भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। ये सैटेलाइट किसी भी तरह की आपदा यानी कि तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप की पहले से ही जानकारी दे देगी। यानी किसी भी खतरे के आने से पहले ही ये सैटेलाइट भविष्यवाणी कर देगी। नेचुरल डिजास्टर और इकोसिस्टम में बदलावों से जुड़ी जानकारी और डेटा मिलेगा, जिससे जलवायु परिवर्तन को लेकर जानकारी मिलेगी। इसके अलावा इस सैटेलाइट से मिलने वाली जानकारी का इस्तेमाल फसलों की पैदावार बढ़ाने, मिट्टी में नमी का अध्ययन करने के लिए भी किया जा सकता है। यानी कि इस सैटेलाइट की मदद से कृषि प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार होने की संभावना है। इसके अलावा सैटेलाइट वनों की कटाई, तेजी से बढ़ते शहरीकरण पर निगरानी का भी काम करेगी। ये ग्लेशियर के पिघलने, समुद्र के जल स्तर के बढ़ने और कार्बन स्टोरेज की भी जानकारी देगी। इसरो की बात करें तो इसरो निसार सैटेलाइट का इस्तेमाल हिमालय और भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में ग्लेशियर्स की निगरानी के लिए करेगा। ऐसी बहुत सारे जो प्राकृतिक परिवर्तन हो रही है, हम उसको पता कर सकते हैं। और ये पहली ऐसी सैटेलाइट बनेगी दुनिया पे, पहली, जो हर 12 दिन पे पूरा पृथ्वी का पूरा जमीन, जितना जमीन है, इसी में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है हाइट, वो 2 मिलीमीटर एक्यूरेसी में बताए। कोई बर्फीला जगह है, जैसे ग्लेशियर है, आर्कटिक है, उधर बर्फ पिघल जा रहे हैं कि अब नई बर्फ जम रही है, तो जमता है तो कितना पिघलता है, तो कितना हाइट हुई है। ऐसे जमीन में कोई जमीन का आप नीचे से खिसक सकता है, जैसे जोशीमठ पे हुआ। तो ये खिसक एक दिन पे नहीं होते, बहुत दिन से धीरे धीरे होते, एक दिन सडनली बढ़ जाती है। तो उसमें जमीन कहीं खिसक रहा है क्या नहीं, किंबा कोई जमीन पे जब भूकंपन होती है तो 5-6 महीना पहले से वो जमीन पे धीरे धीरे ऐसे फूलता रहता है, बट फूलता इतना कम होती है तो आपको पता नहीं चलता है, हमारा आंखों में। बट निसार को पता चल जाएगा कि 12 दिन पे कोई मिलीमीटर एक्यूरेसी में कोई वृद्धि हो रही है, क्या फूल रहा है क्या नहीं। निसार इसरो का जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए भी सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। निसार पृथ्वी की सतह से 747 किलोमीटर ऊंची कक्षा से हर हफ्ते पूरी धरती की एक नई तस्वीर देगा, जिससे ये पता चलेगा कि पहले और अब में क्या बदलाव आया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब इसरो इस तरह की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को बना रहा है। इसरो इससे पहले 3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है, जिनका इस्तेमाल इमेजिंग और निगरानी के लिए किया जाता है, जिनके जरिए मौसम की स्थिति, बाढ़, जंगल, मिट्टी की नमी, वृक्षारोपण की सटीक मैपिंग की जाती है। इसरो ने 2016 में इनसैट 3 DR लॉन्च की थी, जो एक अत्याधुनिक मौसम सैटेलाइट है, जिसमें बेहतरीन इमेजिंग सिस्टम और एटमॉस्फेयर सराउंडिंग साउंडर लगाया गया है। और इस सैटेलाइट का मकसद है मौसम पर नजर बनाए रखना।
इसके अलावा मौसम की भविष्यवाणी करने और आपदा की चेतावनी देने में सक्षम इनसेट 3D सैटेलाइट भी भारत के पास मौजूद है, जिससे इसरो ने 26 जुलाई 2013 को लॉन्च किया था। वहीं करीब 10 साल पहले 2023 में भारत ने इनसेट 3A सैटेलाइट लॉन्च की थी, जिसका काम दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण, मौसम पर नजर बनाए रखना और खोज करना है। निसार सैटेलाइट इन सभी से अलग है। निसार केवल आपदा या फिर मौसम की जानकारी के लिए नहीं है। निसार की मदद से बवंडर, तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, ग्लेशियर्स के पिघलने, समुद्री तूफान, जंगली आग, समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी, बर्फ का कम होना, ये तमाम जानकारियां पहले ही मिल जाएंगी। और इसके अलावा धरती के चारों ओर जमा हो रहे कचरे और धरती की ओर अंतरिक्ष से आने वाले खतरों की जानकारी भी इस सैटेलाइट से मिल सकेगी। यानी निसार बड़े काम की सैटेलाइट साबित होने वाली है। अच्छी और सच्ची खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात पेट पूजा की करते हैं। डिनर का वक्त होने वाला होगा, मतलब ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। जायके के शौकीनों के लिए खबर है, क्योंकि दिल्ली में फूड फेस्टिवल आज से शुरू हो चुका है और जायके का लुत्फ अगर आपको उठाना है तो आप जा सकते हैं। ये फूड फेस्टिवल 12 मार्च तक चलेगा। मतलब ये है कि अपने वीकेंड को आप और जायकेदार बना सकते हैं। खाने के एक से एक लजीज ऑप्शंस आपको यहां मिल जाएंगे। देश भर का जायका आपको एक ही जगह पर मिलेगा। खाने के साथ साथ गीत संगीत की महफिल भी सजेगी और इसका आनंद उठाने के लिए आपको जाना होगा दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। दिल्ली के चटकारों को, दिल्ली के जायके को मिल गया है नया ठिकाना। राजधानी में लग रहा है स्वाद का मेला। यहां पकवानों की बहार है। नजारा ऐसा कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। अगर आप भी खाने पीने के शौकीन हैं तो चले आइए राजधानी के टूरिज्म एंड फूड फेस्टिवल में, जहां कई किस्म के पकवान आपका इंतजार कर रहे हैं। इस आयोजन का मकसद अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय खाद्य व्यंजनों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। लिहाजा यहां तरह तरह के भारतीय व्यंजनों की भरमार है। खास बात यह है कि भारत के 8000 साल के इतिहास को दर्शाने वाला जायका यहां मौजूद है। इतना ही नहीं, यहां दर्शकों के मनोरंजन की भी खास व्यवस्था की गई है। आज यहां मिरग्या बैंड परफॉर्म कर रहा है तो 11 मार्च को इंडियन ओशन और 12 मार्च को परिक्रमा बैंड परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहां आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि सभी की एंट्री फ्री होगी। स्वाद के इस मेले का वक्त भी लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक यहां लजीज व्यंजनों का आप लुत्फ उठा सकते हैं और अपने वीकेंड को बना सकते हैं स्पेशल। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छा, वैसे टाइमिंग आपको दोबारा बता देती हूँ, 11 से 11। दिल्ली वाले खाने होते हैं, बिल्कुल उसी शौक के साथ मैं ये खबर भी आपको बता रही हूँ। तो दिल्ली पर्यटन विभाग की तरफ से इस फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और उनके लिए एक मौका ये भी है कि वो अच्छे और जायकेदार व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आज से पकवान पर्व शुरू हो चुका है, 12 मार्च तक चलेगा और बिना किसी शुल्क खाने पीने के शौकीन यहां पर आ सकते हैं, फूड फेस्टिवल का लुत्फ उठा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली टूरिज्म फूड फेस्टिवल की शुरुआत की है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसकी शुरुआत की गई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और क्या कुछ खासियत है इस फूड फेस्टिवल की वो आपको हम बता रहे हैं। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि यहाँ पर आपको देश के लगभग हर राज्य, हर हिस्से की जो कुजीन है, जो डिशेज हैं, वो आपको यहाँ पर चखने का मौका मिलेगा और सिर्फ देश की ही नहीं बल्कि विदेश की। हालांकि अगर हम देश की बात करें तो यहाँ पर आपको कश्मीर, केरला, तमिलनाडु जैसे तमाम जो राज्य हैं उनके शेफ यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनकी जो खास व्यंजन है, जो डिशेज है, उसका स्वाद आप यहाँ पर ले सकते हैं। और क्योंकि G20 चल रहा है तो इसका मतलब है कि G20 को यहाँ भी थीम बनाया गया है और G20 से जुड़े जितने भी देश हैं उनकी भी कुजीन्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएंगी, मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर सामने आप
जापान का फूड स्टॉल देख पा रहे हैं, मैक्सिको का देख पा रहे हैं, सऊदी अरेबिया का देख पा रहे हैं। ना सिर्फ आप इन देशों के, इन शहरों के, इन राज्यों के कुजीन्स को, डिशेस को चख सकते हैं, खा सकते हैं, बल्कि इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, मतलब ये आपके शरीर को किस तरह से फायदा पहुंचाती हैं, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है। साथ ही साथ आप इन सारी डिशेस को बनाना भी सीख सकते हैं। साथ ही साथ इस फूड फेस्टिवल में 50 से ज्यादा होटल्स, रेस्टोरेंट और फूड चेन्स यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनके खाने को आप चख सकते हैं, कैसे बनाया जाता है ये सीख सकते हैं। और मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज को भी यहाँ पर मुख्य रूप से पेश किया गया है। ये फूड फेस्टिवल आज से शुरू हुआ है, 12 मार्च तक चलेगा और इसमें और ज्यादा एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, दर्शकों को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर इस तरह के जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं उसको भी रखा गया है। तो कुल मिलाकर वीकेंड पर यहाँ पर मौज मस्ती, खाने पीने का पूरा इंतजाम है। तो अगर आप भी खाने पीने के शौकीन हैं तो चले आइए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। कैमरामैन मृदुल के साथ मनीष अरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।